हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो माय डियर, चलिए आज हम लोग यानी कि सेकंड चैप्टर, जो चैप्टर का नाम क्या है तो यानी कि हिंदी, यानी कि 20 के दांत, जो क्या है तो एक कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा यह लिखा गया है। इसमें जो है ना एकदम आसान भाषा में हम लोग यानी कि समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है कि एकदम आसान भाषा में समझें। जो राइटर के नाम क्या हुआ वो यानी कि नलिन बिलोचन जो है शर्मा हुआ। बोलना है कि हिंदी पाठ है जो है 2 किसके द्वारा लिखा गया है तो यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। क्या है पूछ सकता है ना, तो कहानी है। प्लीज चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ से हो गया है, स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। बुक जो है ना फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि लाइन बाय लाइन होगा। ये जो है हम लोग का यानी कि पार्ट नंबर यानी कि 1 देख रहे हैं। पार्ट नंबर क्या है तो यानी कि पार्ट नंबर जो है ना हम लिखा यानी कि 1 होगा। इसके बाद हम लोग यानी कि पार्ट नंबर 2 देखेंगे, यानी कि फुल यानी कि एक्सप्लेनेशन जो लाइन बाय लाइन देखते हैं, जिस तरह से हम लोग चैप्टर 1 का यानी कि देखे थे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो लेखक परिचय को देख लेते हैं जो जरूरी होता है यानी कि समझने के लिए। देखिए यहाँ बोले कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म यानी कि कब हुआ था तो बोल रहा है कि नलिन बिलोचन जो शर्मा जी है ना उनका जन्म बाबू यानी कि इतना हुआ था, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को यानी कि पटना के जो बंदर घाट में हुआ था। आपसे एक मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि जो 20 के दांत जो है वो ये लिखा है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे, यानी कि लेखक परिचय से अक्सर क्वेश्चन यानी कि 2-4 यानी कि मार्क्स का रहता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। बोला है कि इनका जन्म कब हुआ था तो बोला है कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर आपसे पूछ दिएगा कि जन्म जो है इनका कहाँ हुआ था तो इनका जन्म इनका जो है ना वो बंदर घाट में हुआ था। वे जो भोजपुरी भाषी थे, आपसे पूछ सकता है कि वह जो है ना वह कौन भाषा के थे तो वे जो थे वह भोजपुरी भाषी थे, वह भोजपुर में बोलते थे। वे दर्शन और यानी कि संस्कृत के जो प्रमुख यानी कि विद्वान थे। आपसे पूछ सकता है कि जो विद्वान थे वह किस चीज़ का विद्वान थे तो बोलना है कि दर्शन और संस्कृत के जो थे ना वह क्या थे तो वह यानी कि दर्शन और संस्कृत के जो प्रमुख यानी कि विद्वान थे। दर्शन और संस्कृत क्या थे, दर्शन और संस्कृत के जो थे ना वह प्रमुख है यानी कि विद्वान थे, तो देख लिए होंगे। फिर देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ से महोधर यानी कि हाँ बोल रहे हैं कि माहो यानी कि पाध्य पंडित राम अवतार शर्मा के यानी कि ज्येष्ठ यानी कि पुत्र थे। आपसे पूछ सकता है कि वह किनके पुत्र थे। अगर पिता का नाम तो क्या, पिता का नाम क्या है तो महामहो क्या है तो महामहोपाध्याय, यानी कि उनके पिता का नाम आपसे पूछ देगा कि उनके पिता का नाम बताइए तो क्या है, तो आपको यानी कि उनके पिता का नाम यानी कि बताना होगा। देखिए महामाधव यानी कि पंडित राम अवतार यानी कि शर्मा, क्या उनके पिता का नाम क्या है तो माहो यानी कि महो यानी कि पांधे यानी कि पंडित रामवतार जो शर्मा का यानी कि ज्येष्ठ यानी कि पुत्र थे। आपसे यहाँ तो यानी कि पूछ सकता था। चलिए देखिए बोल रहा है कि उनके माता का नाम क्या है। आपसे ये भी जो यानी कि क्वेश्चन जो है ना कि रह सकता है कि उनके माता का नाम यानी कि क्या है, तो उनके माता का नाम क्या है तो यानी कि रत्नावती शर्मा, यानी कि एक मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो 20 के दांत के जो लेखक हुए नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनके माता जी का क्या नाम है तो यानी कि रत्नावती शर्मा। इसको आप लिख लीजिएगा, यानी कि हमेशा यानी कि पूछता है बाबू, इसीलिए आपको लिखवा रहा हूँ। उनके जो व्यक्तिगत जो निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी जो है ना प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी जो भूमिका थी। बोल रहा है कि जो उनकी जो व्यक्तिगत जो निर्माण में जो पिता के जो पांडित्य के साथ, जो पिता जी थे ना वो पंडित के साथ उनकी जो प्रगतिशील जो दृष्टि की जो बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी कि उसका जो पिता जो थे ना वो पंडित थे, सभी गाँव जाकर पूजा कराते थे। फिर देखिए बोला है कि उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और यानी कि पटना विश्वविद्यालय से। आपसे एक मार्क्स में क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है ना वह पढ़ाई जो वह कहाँ से किए थे
तो जो वह पटना कॉलेजिएट से किए थे। कहाँ से किए थे? तो यानी कि पटना जो है ना वह कॉलेजिएट से किए थे। इसको आप लिख लीजिए। और यानी कि पटना जो कहाँ से? तो यानी कि विद्यालय से किए थे। फिर देखिए बोला है कि इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी वह एमए किए थे, तो किस भाषा में एमए किए थे? तो संस्कृत और यानी कि हिंदी में एमए किए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन जो आपको यानी कि रह सकता है। संस्कृत में एमए किए थे और यानी कि हिंदी में जो वह थे ना वह एमए भी किए थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वह रह सकता है। संस्कृत और हिंदी में वह एमए किए थे। देखिए वे यानी कि हरप्रसाद दास जैन कॉलेज यानी कि आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में वह जो है वह प्राध्यापक रहे थे। आपसे पूछ देगा कि जो प्राध्यापक यानी कि टीचर का काम जो है ना वह कहाँ कहाँ किए थे? तो वह आरा में भी किए थे टीचर काम, रांची में भी किए थे टीचर काम, और यानी कि जैन कॉलेज जो है ना जैन कॉलेज और विश्वविद्यालय में वह जो है ना वह पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के यानी कि कार्य सब एक किए थे। इसको आप यानी कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकता है लेखक परिचय से, इसलिए आपको यहाँ लिख लेना होगा। नोट्स बनाकर लिखिएगा पॉइंट बना बनाकर। फिर देखिए यहाँ सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और यानी कि मृत्यु उपरांत यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को जो है ना इस पद पर यानी कि बने रहे। यहाँ देखिए आपसे बोल रहा है कि जो सन यानी कि 1959 ईस्वी में वे जो है ना वह पटना के हिंदी यानी कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वह अध्यक्ष बने हुए थे। आपसे पूछ देगा कि जो हिंदी जो है ना विभाग के यानी कि अध्यक्ष कब बने थे पटना में? तो आपको यानी कि बोलना होगा कि 1959 ईस्वी में। इसको आप यानी कि याद कर लीजिएगा। इतना बता रहे हैं कि आपको 1 नंबर भी यानी कि एग्जाम में आएगा, छूट ना यानी कि सके। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। इसको देख लिए हैं कि जो हाँ मृत्यु के बाद, इसको बोलते हैं कि मृत्यु उपरांता। हाँ यानी कि मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद जो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर यानी कि बने रहे थे। किस पद बने थे? अध्यक्ष के पद पर यहाँ तक यानी कि बने रहे थे। देखिए हिंदी कविता में यानी कि प्रपदवाद के यानी कि प्रवर्तक और यानी कि नई शैली के आलोचनक यानी कि नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। यानी कि जैसे इनकी जो है ना कुछ यानी कि प्रमुख रचना है। बोल रहे हैं कि हिंदी कविता में जो प्रपंगवाद के जो प्रवर्तक और यानी कि नई शैली के जो आलोचक जो नलिन जी शर्मा विलोचन जो है ना, इनकी बहुत से प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप जो है ना पॉइंट बना कर लिखिएगा। देखिए दृष्टिकोण जो है वह इन्हीं का है। इसको आप यानी कि लिख लीजिए, दृष्टिकोण इन्हीं का है। बोल रहे हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन इन्हीं का है। इसको आप भी लिख लीजिए। बोल रहे हैं कि मानदंड इन्हीं का है, लिख लीजिए। बोल रहे हैं कि हिंदी उपन्यास इन्हीं का है। विशेषता प्रेमचंद इन्हीं का है। साहित्य तत्व और यानी कि आलोचना इन्हीं का है। आलोचनात्मक ग्रंथ जो है ना वह इन्हीं का है। 20 के दांत जो है ना इन्हीं का है, इसी जो चैप्टर पर लिया गया है। और जो है ना वह सत्रग्र यानी कि असंग्रहित इन्हीं का है। पूर्वी छोटी कहानी जो है ना वह इन्हीं का है। इतना जो रचनाएं हैं ना वह यानी कि लेखक जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा जो लिखित गया है। यहाँ से एक जो है ना 1-2 टपक ही जाएगा यानी कि बोर्ड एग्जाम यानी कि 25 में। यहाँ से लिख लीजिए प्लीज, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से पॉज कर ठीक। यहाँ से देखते हैं। देखिए फिर बोल रहा है ना कि यहाँ से सत्र यानी कि असंग्रहित है यानी कि पूर्वी छोटी कहानी है। कहानी संग्रह है यानी कि केसरी कुमार तथा यानी कि नरेश के साथ जो है ना वह कुछ काव्य संग्रह यानी कि नकेन के प्रपंग और नकेन 2। ये एग्जाम में तो यानी कि लगता है कि 3 से 4-5 बार पूछा गया। क्या? यानी कि नकेन प्रपंग और नकेन 2 एग्जाम में पूछा जाता है।
सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री निकाय, स्मारक ग्रंथ निकाय, संत परंपरा निकाय और साहित्य आदि जो है ना वह संपादित ग्रंथ इन्हीं का है। इतना जो है ना एग्जाम में यानी कि 1-2 यहाँ से टपक जाएगा। अगर बढ़िया से नोट डाउन कर कर लिखिएगा तब तो आपको नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बोल रहा है कि हाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ से बोल देखिए, आलोचकों के अनुसार यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के अनुसार प्रयोगवाद का यानी कि वास्तविक जो प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से यानी कि हुआ है और उनकी कहानियों में यानी कि मानव वैज्ञानिकता के तत्व जो है ना वह समग्रता से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य यानी कि शिल्प यानी कि भाषा आदि सभी स्तरों पर यानी कि नवीनता के यानी कि आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः जो है वह परंपरागत जो दृष्टि एवं शैली का एक निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का यानी कि असमर्थन था। क्या था? असमर्थन था। आलोचक यहाँ से है है कि आलोचना उनकी जो है ना भाषा के क्या है एक गति है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बोल रहे हैं ना कि आलोचक यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के अनुसार यानी कि प्रयोगवाद जो है ना एक यानी कि वास्तविक जो प्रारंभ यानी कि नलिन बिलोचन जो शर्मा है इनकी कहानियों से यानी कि हुआ है, इनकी कविताओं से यानी कि हुआ है। और उनकी कहानी जो है नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी उसमें क्या है पता है, यानी कि मानव वैज्ञानिकता यानी कि मानव का जो वैज्ञानिक जो गुण जो होता है ना वह किस तरह से यानी कि मानव का यानी कि वैज्ञानिकता गुण उसमें होता है, किस तरह से दो आपस में रहते हैं, किस तरह से लगड़ते झड़ते हैं, उस तरह के बारों में यानी कि मानव का यानी कि ज्ञान है बताया गया है। तो जो वो है ना वह समग्रता से उभर कर वह सामने आया है। आलोचना में वे जो आधुनिक शैली के वह समर्थक थे। बोल रहे हैं कि नलिन बिलोचन जो शर्मा जी थे ना आलोचना में क्या थे, जो आधुनिक जो शैली जो चल रहा है ना सिस्टम चल रहा है ना उसकी वह क्या थे, वह समर्थक थे, उसमें वह हेल्प करते थे। वह कथ्य लिखते थे, शिल्प लिखते थे, भाषा आदि और सभी स्तरों पर एक जो है ना महत्वपूर्ण एक आग्रही लिखे थे। उनमें जो प्रायः यानी कि परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टियों का यानी कि समर्थन है। फिर देखिए यहाँ से देखते हैं, फिर बोल रहा है कि आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। उन्होंने पुराने शब्दों को यानी कि नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्यों में यानी कि पूर्ण जो है वो प्रतिष्ठित हुए हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो आलोचना की उनकी जो भाषा जो है ना वह गठी हुई है और जो संकेतात्मक यानी कि जो सिंबल जो होता है ना उसके उन्होंने पुराने से पुराने जो शब्द है ना, जो पुराने का जो शब्द जो ऐसा लिखल था उसको नया शब्द में बनाए हैं, उसको नया जीवन दान दिए हैं। जो है ना वह आधुनिक साहित्य में जो आधुनिक जो आजकल के जो साहित्य है ना उसमें वह उभर कर सामने है यानी कि प्रतिष्ठित यानी कि हुए हैं। चलिए यहाँ से तो हो गया है। हम लोग आपको नेक्स्ट देखना शुरू करते हैं। जो बुक यानी कि एक्सप्लेनेशन है ना वहाँ से यानी कि लाइन बाय लाइन अब हमारे जो यानी कि बुक यानी कि जो पार्ट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। प्लीज अब लेखक परिचय खत्म हो गया है। प्लीज कंस्टेंट होकर रहिए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए होंगे। चलिए प्लीज। हाँ। यह कहानी 20 के दांत कहानी यानी कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानियों संग्रह से ली गई है। आपसे यानी कि 1 मार्क्स में यानी कि पूछ देगा कि जो नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो कहानी है वह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो कहानी है वह 20 के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी जो संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक यानी कि अंत विरोधों के उजागर करती है।
कहानी का जैसा यानी कि ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही यानी कि स्पष्ट यानी कि मानव विज्ञान यानी कि आज से भी है। आर्थिक कारणों से जो मध्य जो वर्ग के भीतर एक ही ओर यानी कि सेन साहब जैसे एक यानी कि श्रेणी उभरती है, जो अपनी यानी कि महत्वाकांक्षा और यानी कि सफेद पोशी के यानी कि भीतर यानी कि लिंग भेद जो है ना, वह जैसे यानी कि कुछ कार जो है ना छिपाए हुए हैं। इस जो स्लाइड है ना, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। पहले तो बोल रहा है ना कि जो 20 के दांव तथा अन्य कहानियों से जो कहानी को लिया गया है, इसमें जो कहानीकार जो यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जी है ना, वह यानी कि मध्यम वर्ग यानी कि जो मिडिल जो फैमिली के जो आदमी जो परिवार है, उसको अनेक जो अंत विरोधों को यानी कि उजागर कर देती है। कहानी का जैसा जो वह ठोस यानी कि सामाजिक संदर्भ है ना, यानी कि जो कहानी का यानी कि सिर्फ मतलब है ना कि ठोस जो सामाजिक के बारे में ही बताए, वैसा ही जो अस्पष्ट यानी कि मानव विज्ञान जो है ना, वह आशाएं भी इस पर है, इस पर आशाएं भी टिकी हुई है। आर्थिक जो कारणों से जो मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और तो सेन साहब हैं और जैसे एक और यानी कि श्रोणी उभरती है, यानी कि जो मध्यम फैमिली जो है ना, उसमें तो एक और जो है वो सेन साहब जी रहते हैं, जैसे कि एक यानी कि श्रोणी जो है ना उभरती है, और दूसरे ओर जो यानी कि महत्वाकांक्षा और जो है ना वह सफेद यानी कि पोशी के जो भीतर जो है ना वह लिंग जो है ना भेदभाव के जैसे और भाव छिपाए हुए हैं। यहाँ देखिए, देखिए तो बोल रहा है ना कि दूसरी ओर मैं बोला कि दूसरी ओर गिरधर लाल जैसे नौकरी पेशा निम्न यानी कि मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी यानी कि कई यानी कि बंदिशों के बीच भी अपने जो अस्तित्व को यानी कि बहादुरी एवं यानी कि साहस के साथ यानी कि बचाए रखने के लिए जो संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक यानी कि स्वार्थ की छाया में पलते हुए जो प्यार दुलार के यानी कि कुपरीनों यानी कि कुपरिमाण यानी कि कुपरिमाणों के यानी कि उभारती हुई वह सामाजिक समताओं एवं जो है वह मानवाधिकार की यानी कि महत्वपूर्ण जो वह वानगी पेशा करती है। इसका यानी कि मतलब क्या हुआ, यानी कि समझिए। बोल रहा है कि जो मध्यम वर्ग की जो फैमिली है, तो एक तरफ यानी कि सेन साहब जी हैं, तो दूसरी ओर यानी कि गिरधर लाल। जैसे यानी कि गिरधर लाल है ना, वह नौकरी पेशा यानी कि गिरधर लाल जो का यानी कि पेशा क्या है, तो नौकरी यानी कि वह किसी कहीं जाकर यानी कि काम करता है। वह निम्न जो है वह मध्य वर्गीय यानी कि व्यक्ति है। गिरधर लाल कैसा है, तो निम्न यानी कि मध्य वर्गीय है, व्यक्ति की श्रेणी है यानी कि श्रोणी है, यानी कि उसका जो है ना वह श्रेणी है। इस श्रेणी में जो यानी कि गिरधर लाल जो है वह आता है, जो अनेक तरह के थोपी गई यानी कि बंदिशों के बीच में भी अपने अस्तित्व को यानी कि बहादुरी एवं साहस के साथ यानी कि बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा है। बोल रहा है कि जो यानी कि जो यानी कि गिरधर लाल है ना, वह अनेक तरह के जो थोपे गए उस पर जो कार्य है ना, उसके बीच में वह आकर बहादुरी से वह काम करता है और वह साहस के साथ अपनी वह यानी कि बचाए रखने के लिए अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करता है, तो वह यानी कि हाँ संघर्ष करता है, यानी कि संघर्ष यानी कि वह क्या है, तो वह संघर्ष जो है वह रहित है, वह नहीं संघर्षरत है, कार्य करता है। यह जो कहानी जो है ना, वह सामाजिक भेदभाव पर यानी कि है, यानी कि समाज में किस तरह से वह भेदभाव किया जाता है अमीरी और गरीब पर, और यानी कि लिंग और भेदभाव यानी किस तरह से लड़का का भेद और किस तरह से लड़की का भेद यानी कि समाज में दी जाती है, इसमें यह बताया गया है। फिर बोल रहा है कि आक्रामक यानी कि स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार की यानी कि कुपरिमाणों को यानी कि उभारती है।
जिस तरह से एक आदमी को अगर प्यार दुलार की जाती है तो जो उसका कुपरिमाण जो है वह निकल कर सामने आती है, उसके बारे में ही बताया गया है। और यानी कि सामाजिक जो समता है ना, वह मानव का अधिकार उसमें महत्वपूर्ण जो बनाने की उसका पेशा करती है, उसको भी सामने लाया गया है। चलिए फिर देखिए, यहाँ फिर बोला है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में की कब यानी कि उड़ जाए। सेन साहब को इस पर यानी कि नाज है, यानी कि हम्म तो इसका मतलब हुआ कि सेन साहब जो है ना, उनकी नई जो है ना, नया एक जो है मोटर कार यानी कि बंगला के सामने बरसात में खड़ा क्या है, तो बरसात में खड़ी है। काली चमचमाती हुई जो स्ट्रीमल इंड जैसे जो है ना, वह कोयले जैसे वह घोंसले में की जो है ना, वह कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर यानी कि क्या है, तो नाज है। फिर देखते हैं यहाँ से, बोल रहे हैं कि बिल्कुल नई मॉडल यानी कि 7,000 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी है कि अपने मुंह यानी कि देख लो। ऐसी कार है कि उसमें अपना चेहरा भी लुक जाएगा। कहीं पर एक धब्बे दिख जाए तो क्लीनर उसे और सोफर जो है ना, तुरंत उसे साफ यानी कि कर देता है। देखिए, यह बोल रहा है कि सेन साहब का एक नया यानी कि बरसात में खड़ी हुई एक चमकती हुई जो स्टीमर जो इंड है ना, वह जैसे कोयले में उनका कार है। सेन साहब को इस कार पर विश्वास से नाज है। बिल्कुल एकदम नई मॉडल में गाड़ी खरीदे हैं। ये भी पूछते हैं कितना में गाड़ी आया है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो 7,500 में नई कार जो है ना, वह खरीदा गया है। किस रंग का है, तो वह काला रंग है। चमक यानी कि ऐसी है ना कार की, उसमें चाहे तो अपने मुंह देख लेना। कहीं अगर कार पर अगर धब्बा अगर आ जाए तो जो क्लीनर जो है ना, वो सोफर यानी कि दोनों मिलकर जो कार को यानी कि हाली हाली क्या करते हैं, तो कार को जो है ना, वह मिलकर जो सोफर की कीमत जो है ना, वह समझो, यानी कि तुरंत उससे एकदम साफ कर देते हैं। सामत ही समझो क्या है, तो उसे तुरंत हम देखते ही। फिर बोलता है कि मेम साहब यानी कि नेन साहब बोल रहा है कि मेम साहब की यानी कि सख्त यानी कि ताकीद है कि खोखा खोखे गाड़ी के पास यानी कि फटकने न पाए, यानी कि फटकने न पाए। देखिए, बोल रहे हैं ना कि यानी कि जो यानी कि सेन साहब, यहाँ मेन नहीं है, यहाँ समझिए कि सेन है। तो सेन साहब की जो सख्त यानी कि ताकीद है कि खोखा खोखी यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं। खोखा खोखी यानी कि बच्चा और बच्ची, यानी कि लड़का और लड़की, इसका मतलब हुआ खोखा खोखी। एक नंबर में पूछता है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या हुआ, तो यानी कि बच्चा और बच्ची या लड़का लड़की होता है। तो बोले कि गाड़ी के पास वह भटकने न पाए, वह गाड़ी के पास दिखे नहीं, यानी कि भटकने न पाए होना चाहिए था। हाँ, फिर देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि लड़कियां तो 5 यानी कि बड़ी सुशील है। बोल रहे हैं ना कि लड़की तो 5 बड़ी सुशील है, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां हैं। बड़ी एक सुशील है, पांचों 5 ठहरी है, और 100 भी यानी कि लड़कियां यानी कि तहजीब और यानी कि तमीज की, जो जीती जागती यानी कि मूरत की ही है। मिस्टर और मिसेज यानी कि सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी यानी कि तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या हैं, तो कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को यानी कि इस बात का यानी कि गौर है, यानी कि विश्वास है। देखिए, इस स्लाइड का यानी कि मतलब समझिए। बोल रहे हैं कि सेन साहब है, उनकी जो यानी कि 5 जो है वह लड़कियां हैं। तो पांचों जो है वो बड़ी सुशील है, यानी कि अच्छा विचार की है। पांचों 5 जो है ना, वह ठहरी है, और यानी कि 100 भी यानी कि लड़कियां यानी कि तहजीब है,
और यानी कि तमीज की तो है, यानी कि जीती जागती मूरत की तरह है। मिस्टर और यानी कि मिसेज जो है ना, वह सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह यानी कि सिखाया है या नहीं। यानी कि इस तरह से यानी कि उसकी सुशील जो है ना लड़कियां हैं, यानी कुछ यानी कि क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं, यह जो सिखाया नहीं है उस तरह का यानी कि व्यवहार इसमें है। क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें जो ऐसी तालीम दी है ना, ऐसी उस पे यानी कि एक तालीम खड़ा कर दी है उसने लड़कियों को कि ये सब जो है तुम्हें नहीं करना चाहिए, कि बस लड़कियां तो क्या है, तो बस कठपुतलियां हैं। और उन्हें जो है ना अपने माता पिता पर यानी कि इस बात का क्या है, तो यानी कि इस बात का यानी इस माता पिता पर यानी कि गौर है, यानी कि विश्वास है। वे कभी किसी चीज को अगर तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती ही नहीं, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया है कि जो हाँ उसने लड़कियां क्या कि किसी भी चीज को तोड़ना नहीं है, किसी घर से बाहर निकलना नहीं है। उसको एक यानी कि नियम लगाया गया है, उस पर कानून जो इनकी लगाया गया है लड़की पर। चीज को अगर तोड़ती फोड़ती नहीं, वह दौड़ती भी नहीं है और वह खेलती भी नहीं है। देखिए कितना भारी जो कानून जो है वह सिंह साहब अपनी पांचों बेटियां पर लगाई है। तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें हंसना भी नहीं है, तुम्हें खेलना भी नहीं है, तुम्हें दौड़ना तक भी नहीं है। ये सब जो नियम जो है वह सिंह साहब केवल और केवल अपनी पांचों लड़कियां पर यानी कि लगाई है। वह चीज को तोड़ती फोड़ती भी नहीं है, वह दौड़ती भी नहीं है और वह खेलती भी नहीं है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें यानी कि सिखाया गया, बोले हैं कि और जो शाम के वक्त जो उन्हें अपना घर जो तुरंत ही आना पड़ता है, लड़कियों खेल उनका बाकी खेलने से बाहर यानी कि शाम के पहले ही जाना था, यानी कि तनी मनी गए अपना खेल कूद के आ गए, लेकिन शाम होने से पहले उनको यानी कि घर तक यानी कि पहुंच जाना चाहिए, यानी कि उसके बेटी को यानी कि लड़कियां को, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बात उनकी सेहत के लिए जो है वह ज़रूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की जो यानी कि तरीकाएँ भी यानी कि उन्हें कुछ यानी कि सिखाना चाहे तो सीख लें। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि ये तो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, यानी कि उनके जो उनकी सेहत जो उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी जो मुस्कुराहट यानी कि अपने होठों पर ला सकती है कि जो सोसाइटी और समाज में जो तरीकाएँ जो है ना, उन्हें से कुछ यानी कि सीख लेने चाहिए। तो कुछ जो है ना सीख लो, यानी कि इस बात पर यानी कि उनके माता-पिता पर यानी कि उन्हें गौर है। यानी कि कुछ यानी कि सीख लें उनकी यानी कि लड़कियाँ से, ये सब बोल रहे हैं। देखिए पर उन्हें खिलखिलाकर यानी किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन साहब के परिवार के मुलाकाती यानी कि रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से वह झिककर कहते थे, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन साहब की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या? तुम लोग यानी कि मारे घर यानी कि तुम लोग जो है ना, तुम लोग हमारे घर में कुछ यानी कि कुछ भी तो नहीं यानी कि रह सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि उन्हें से कुछ जो है ना वह सीख लेना चाहिए। उन्हें कुछ जो है ना खिलखिलाकर यानी कि किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। यानी कि दूसरे जो एक लोग हैं ना ऑस्टिन शाह के बगल में उससे ऐसे बोल रहे हैं, किलकारी मारती है उन्हीं ने, किसी तो सुना ही नहीं। सेन साहब के परिवार यानी कि मुलाकाती जो है ना वरसक के साथ अपने जो शरारती बच्चा से जो वह झेकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन साहब की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए क्या बना है? तुम लोग जो है ना वो हमारे यानी कि घरों में कुछ तो भी यानी कि सामान यानी कि रह ही नहीं सकता है। जो नहीं सेन साहब की यानी कि बारे में सब बोले जा रहे हैं कि सेन साहब की जो लड़कियां हैं कितनी यानी कि समझदार है, तुम लोग हमारे घर में। अब बोले कि और दूसरे जो यानी कि गोतिया वोतिया लोग हो गए तो बोल रहे हैं कि देखो यानी कि सिंध साहब की लड़कियाँ कितनी समझदार है, वो घर से बाहर तक नहीं निकलती है। अब तुम लोग हो कि जो हमारे घर में जो बने हुए गमला को तोड़ दे रहे हो। फिर यहाँ देखिए,
यानी कि सो जहाँ तक सेन की परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। लेकिन सेन साहब की एक बेटा भी है जिसका नाम क्या है, तो खोखा है। आपसे यानी कि एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेन साहब का यानी कि लड़का का नाम क्या है, तो खोखा है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का एक तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन साहब अपना बुढ़ापे का कोई यानी कि तल्लुक किसी हालात में मनाने को जो है ना वह तैयार हो, और सेन साहब को सचमुच जो बूढ़े नहीं लगते हैं। बोल रहे हैं कि सेन साहब जो है ना वह बूढ़े हो चुके हैं, उसी में जो एक खोखा जो है वह जन्म लेता है। उसको उम्मीद नहीं था कि वह जन्म लेगा, परंतु एक खोखा भी जन्म लेता है जो उनके सेन साहब की बुढ़ापों की एक आंखों का तारा है। यह नहीं है कि मिसेज जो है ना वह सेन साहब और बुढ़ापे का कोई जो है वह ताल्लुक नहीं है। किसी अगर हालात में मनाने को तैयार हो तो सेन साहब को सचमुच वह बूढ़ा नहीं लगता है, यानी कि सेन साहब बूढ़ा जो है वह नहीं लगता है। देखिए बोल रहे हैं कि तो सचमुच जो है ना बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मनाने की मतलब कि मानने की मतलब कि मनाने यानी कि लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का यानी कि जो अभिभाव तब यानी कि जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को यानी कि बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों का यानी कि अपवाद था, और यह अस्वाभाविक यानी कि नहीं था कि वह घर के नियमों का यानी कि भी अपवाद हो। इस तरह यानी कि मोटर को कोई खतरा हो अगर सकता था तो खोखा से ही। देखिए इस कहानी का यानी कि मतलब बोल रहा है कि सचमुच यानी कि बुढ़ापे में ही यानी कि सेन साहब जब बूढ़ा हो गए तो उस टाइम में यानी कि खोखा यानी कि जन्म लिया था। लेकिन मानने लगते हैं कि ये सब बात तो छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का यानी कि अभी जो भाव जो है ना वह तब जाकर हुआ था जब उसकी यानी कि कोई उम्मीद ही नहीं थी, दोनों को यानी कि बाकी ही नहीं रह गई थी। खोखा जो था ना वह जीवन के नियम था, उससे वो अपवाद था। खोखा क्या है, खोखा जितने भी जीवन में नियम को बनाया गया था उसका अपवाद था, उसका उल्टा करता था, और यह अस्वाभाविक नहीं था। यानी कि वह जो है ना वह अगर उसका अस्वभाव का नहीं था, उसको अगर कुछ कहा जाता था करने के कुछ भी नहीं करता, वह अलग तरीका से ही काम को करता था कि वह घर के नियमों का भी जो वह अपवाद बना दिया था। इस तरह अगर मोटर जो कार है ना, अगर कोई खतरा अगर हो सकता था तो खोखा से ही उसकी यानी कि हो सकता था। किससे हो सकता था, यानी कि खोखा से ही यानी कि हो सकता था। हाँ, बात ऐसी थी कि यानी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई। देखिए आपसे एक नंबर में यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां के नाम क्या क्या है, इसको आप यानी कि नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिए। यानी कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां हैं इसका एक नाम देगा कि यानी कि नाम क्या एग्जाम ऑब्जेक्टिव दे देगा कि सेन साहब की लड़कियां का नाम क्या है, सीमा। अब सब नाम चेंज कर करके दे देगा, तो अब क्या इसका पढ़ले रहिएगा तो इसका टिक लगा कर आइएगा ना। हाँ, तो इनकी जितना भी इसको नाम है उसको लिख लीजिए। सीमा लिख लीजिए, रजनी लिख लीजिए, आलो लिख लीजिए, फिर बोल रहे हैं कि यहाँ से शेफाली लिख लीजिए, फिर आरती, यानी कि पांचों लड़कियां हैं। इसको नाम को आप नोट डाउन कर लीजिए और सभी को याद करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम लगाए गए थे। बोल रहे हैं कि सेन साहब की जो इतनी पांचों लड़कियां अगर जन्म ली थी तो उनके लिए घर में कुछ अलग तरीका का नियम को लगाया गया था। दूसरी तरह की शिक्षा भी थी, यानी कि दूसरी तरह की यानी कि शिक्षा, यानी कि शिक्षा के लिए दूसरी तरह का नियम भी लगाई गई थी। और सचमुच और खोखा, अब सचमुच में खोखा के लिए अलग यानी कि दूसरी कहने के लिए तो यानी कि सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का यानी कि बेटा यानी कि ठहरा तो उसे इंजीनियर होगा।
और बोल रहा है कि जो खोखा जो जन्म लिया ना, तो उसके लिए घर में अलग ही तरह का यानी कि नियम लगाया गया था। क्या लगाया गया था, यहाँ से देखिए। बोला है कि हाँ के लिए तो सेनों का कहना था, यानी कि सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का अगर बेटा ठहरा तो उससे इंजीनियर यानी कि होगा, इंजीनियर होना है। बोले हैं ना कि सेन साहब क्या बोले हैं कि उससे इंजीनियर होना है। अभी से उससे ही इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि बोल रहे हैं कि सेन साहब बोल रहे हैं कि खोखा जो है ना उस तो इंजीनियर बनेगा अभी से, यानी कि उसका यानी कि लक्षण जो है वह दिखाई तो पड़ रहा है। इसलिए ट्रेनिंग भी उससे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के यानी कि दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। देखिए इसका मतलब समझिए। बोल रहा है कि सेन का कहना है कि खोखा आखिर अपने अगर बाप का अगर बेटा अगर ठहरा तो उससे इंजीनियर यानी कि बना देंगे। अभी से उससे है जो उसका जो लक्षण जो है ना खोखा में दिखाई दे रहा है, यानी किसी भी जो काम है उसको तोड़ ताड़ दे रहा है, उसको बना दे रहा है, उसको फोड़ फाड़ दे रहा है। तो उसके जो बाप है वो क्या सोच रहे हैं कि वह इंजीनियर का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ट्रेनिंग भी जो है ना वैसे ही यानी कि दी जा रही थी, किसको, तो खोखा को। बात यह है कि खोखा के दुर्लभित यानी कि स्वभाव के कारण, यानी कि गलत स्वभाव के अनुसार जो सेन साहब ने अपने सिद्धांत को भी यानी कि बदल दिया था, यानी कि बदल लिया था। देखिए अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइविंग यानी कि रूम में बैठते हैं और यानी कि बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब यानी कि बड़ी मौलिकता और यानी कि दूरदर्शी के साथ यानी कि फरमाते हैं कि वह अपने ही कहते हैं वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से यानी कि ट्रेन करेंगे क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई तो यानी कि फिजूल है, यानी कि बेकार है। यानी कि इस स्लाइड का यानी कि मतलब हुआ कि अक्सर ऐसा अगर होता कि सेन परिवार के दोस्त यानी कि आते हैं, यानी कि सेन साहब जो है ना उनके यानी कि जितने भी परिवार जो है ना सभी दोस्त लोग यानी कि सेन साहब के दोस्त लोग आते हैं और एक भड़कीला यानी कि ड्राइविंग यानी कि रूम में बैठते हैं। एक जो बरामदा होता है ना उसके रूम में यानी कि हॉल में सभी लोग बैठते हैं और बातचीत यानी कि करते हैं। उसी में से बातचीत का विषय चलता है कि किसका यानी कि लड़का क्या करेगा, किसका लड़का क्या बनेगा। तो सेन साहब का बारी आती है तो सेन साहब तो उसके में बात की जा रही है कि किसका लड़का क्या बनेगा, तो किसका लड़का यानी कि क्या बनेगा। तो सेन साहब की जब बारी आती है तो बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ यानी कि फहराते हैं कि वह अपने यानी कि लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई तो यानी कि बेकार ही है। क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है यानी कि बेकार है। वह तो उससे अपने यानी कि तरह बिजनेसमैन यानी कि इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उससे यानी कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने जो है ना कारखाने का बढ़ई मिस्त्री को यानी कि 2-1 घंटे के लिए आकर उसको जो है ना वह काम सिखाते हैं। बोल रहे हैं कि सेन साहब बोलते हैं कि वह तो अपने यानी कि तरह जिस तरह से वो सेन साहब बिजनेसमैन है ना उसी तरह से वह इंजीनियर बनाना चाहते हैं। किसको, तो खोखा को। यानी कि सभी के बीच बातचीत हो रही है तो उसी में यह बोल रहे हैं कि जिस तरह से हम बिजनेसमैन हैं उसी तरह से इसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर कर क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो बेकार है, ये बोल रहे हैं। अब देखिए सेन साहब कहते हैं कि खोखा जो है वह 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उससे किंडरगार्टन स्कूल में वह पढ़ाई के लिए भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही जो है वह इंतजाम किया है कि कोई कारखाने में काम करने वाला कोई बढ़ई के मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आता है और आकर उससे जो है ना क्या करता है, आकर उसके साथ
बोले कि आकर उसके साथ कुछ यानी कि ठोक यानी कि पीट कर किया करता काम सिखाता है, इससे कि बच्चों अंगुलियां अभी से यानी कि औजार से यानी कि वाफिक हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं कि एक दिन का वाक़या कि ड्राइविंग रूम में सीन साहब के कुछ यानी कि दोस्त यानी कि बैठे गप-सप कर रहे थे। उनमें से एक साहब यानी कि साधारण हैसियत के यानी कि अखबार यानी कि विश थे और सेनों के दूर से यानी कि रिश्तेदार ही होते थे। साथ में उनका एक लड़का भी था जो एक खोखा भी था। देखिए इसका मतलब समझिए। हम लोग का यानी कि इस स्लाइड का यानी कि मतलब समझना था। यहाँ बताया गया है, देखिए कि खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन जो स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखानों का बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक-पीट किया करें। इससे कि बच्चों की जो अंगुलियां अभी से ही औजारों में वाफिक, यानी कि वाफिक का मतलब होता है उस काम में वह लग जाए। देखिए हिंदुस्तानी जो लोग होते हैं उसमें यही नहीं समझते हैं कि एक दिन का जो बकाया कि ड्राइवर जो है ना, ड्राइविंग रूम में सीन साहब दोस्त जो आपस में मिलकर यानी कि गप सप कर रहे थे। चलिए तो इस स्लाइड का यानी कि मतलब बताया जा रहा है कि खोखा जो है वह सीन साहब का इकलौता बेटा है और वो 5 साल का भी है। लोग जो हैं उसे कहते हैं कि उसे पढ़ने के लिए जो किंडरगार्टन जो स्कूल है जो बच्चों का उसमें भेज दो, लेकिन यानी कि सेन साहब ने यही सोचा कि इसके अभी से ही इसको कारखाने का यानी कि कोई बढ़ई मिस्त्री जो है ना उसके घर में 1-2 घंटे अगर आकर उसके साथ जो है ना कुछ ठोक पीट का काम सिखा देते हैं। तो इससे सेन साहब सोचते हैं कि जो बच्चे हैं ना वह आगे चलकर भविष्य में इंजीनियर बनेगा। और वाकई में इनके हिंदुस्तानी जो लोग होते हैं यही नहीं समझते हैं कि जो एक दिन का वाकया यानी कि किराया जो है ना कि ड्राइविंग के रूम में सेन साहब के जितने भी दोस्त जो लोग थे ना आपस में बैठ के यानी कि गप सप कर रहे थे, यानी कि कह रहे थे कि उसका यानी कि बेटा क्या बनेगा तो उसका यानी कि बच्चा क्या बनेगा पढ़ लिख कर। चलिए यहाँ से हम देखते हैं आगे। देखिए दोस्त जो है ना वो बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे। उनमें से सेन साहब साधारण हैसियत के यानी कि अखबार न्यूज़ के थे और उनसे सेनों के दूर रिश्तेदारों भी होते थे। सेन साहब में उनका जो लड़का भी था जो था यानी कि खोखा, यानी कि आपको पता होगा कि सेन साहब का जो लड़का ना उसका क्या नाम था, खोखा। खोखा भी छोटा है पर बड़ा समझदार है और होनहार है। मालूम पड़ता है कि किसी ने उसकी कोई जो है वह हरकत देकर उसकी जो है ना कुछ तारीफ कर दी, यानी कि सेन साहब कर जो खोखा है अगर कुछ बिगाड़ देता है, यानी कुछ कार को फोड़ देता है, कुछ जो है ना वो हरकत करता है, तो जो सेन साहब समझते हैं कि वह इंजीनियर है, उसे तारीफ करते हैं। और आपस में सभी लोग जो यानी कि बैठकर गप सप कर रहे थे। उनमें से एक साधारण जो सेन साहब के यानी कि अखबार निवास थे और सेन के दूर के रिश्तेदार जो थे ना वो भी आए थे। साथ में उनका लड़का यानी कि खोखा भी वहाँ मौजूद था। फिर बड़ा जो समझदार और होनहार खोखा को मालूम पड़ता है किसी ने उसकी गलती पर कोई हरकत की तो उससे जो लोग हैं ना उसकी तारीफ करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं बाबू। देखिए उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, यानी कि यहाँ जो है ना कौन पूछे हैं तो यहाँ सेन साहब की जो इतने भी रिश्तेदार थे ना वह ड्राइविंग रूम में जो बैठकर गप सप कर रहे थे। तो उनमें से एक यानी कि पूछते हैं कि सेन साहब से कि जो बच्चा आपको है ना वह स्कूल में तो ही पढ़ने जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ यानी कि जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे ही जो है ना वह बातें दोहराते हैं और वह कहते नहीं हैं, वह थकते नहीं हैं। सेन साहब इतनी बार बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है उसे तो मैं इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ।
पर वो थकते नहीं है। पत्रकार महोदय जो है ना वह चुपचाप मुस्कुराते रहे। बोल रहे हैं कि जो पत्रकार जो महोदय है ना वह चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर अगर पूछा गया कि आपके बच्चों जो है ना वह विषय में उनका क्या ख्याल है, तो सेन साहब बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो बेटा है वह भविष्य में चलकर इंजीनियर बने। इसीलिए तो सेन साहब एक बढ़ई को अपने ही घर पर बुलाते हैं और सारा यानी कि ठोक ठाक यानी कि जो बढ़ई का काम उसे सिखा देते हैं कि भविष्य में जो है ना खोखा इंजीनियर बनेगा। लेकिन वो हाँ, इसका स्लाइड का यानी कि मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सेन साहब की जो बच्चा जो है ना स्कूल तो जाता ही होगा। किसने पूछा था? तो रिश्तेदार जो है ना ड्राइविंग रूम में बैठकर गपशप कर रहे थे, तो उन्हीं में से पूछा होगा कि आपका जो सेन साहब के जो लड़का है वह स्कूल तो जाता ही होगा। तो इसके पहले जो पत्रकार जो महोदय जी थे ना वह कुछ जवाब देते हुए कहें कि सेन साहब ने शुरू किया कि सेन साहब बोलना शुरू किया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बात को लेकर जो सेन साहब थकते ही नहीं थे, दोहरा दोहरा कर बोलते हैं कि मेरा तो बच्चा है ना वह इंजीनियर बने जा रहा है। पत्रकार महोदय जो है चुपचाप रहते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। अपने भविष्य देख रहे थे यानी कि उसके लिए। चलिए यहाँ से इसका मतलब जो है ना आप यानी कि समझ गए होंगे बच्चों। देखिए बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। और देखिए जिस इससे बोल रहा है कि सेन साहब के जितने भी रिश्तेदार जो ड्राइविंग जो रूम में आपस में जो गप सप कर रहे थे, तो उसमें से एक जो रिश्तेदार बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा जो बेटा है ना कुछ बने या ना बने, जेंटलमैन जो है वह जरूर बने। और जो देखिए यहाँ जस्ट सेकंड। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, इसके कारण आपको नहीं घबराना है। देखिए मैं चाहता हूं कि जेंटलमैन जो है वह जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है कि उससे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट होते हैं और यानी कि प्रचंड जो है ना व्यंग पर एटकर रह गए। तभी बाहर यानी कि शोरगुल जो है सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ जो है वो बाहर आए। सेन साहब का जो सोफर का एक जो है औरत से उलझ रहा था, और औरत के पास जो है एक यानी कि 5 से 6 साल का बच्चा जो है खड़ा था, जिसका नाम क्या था? खोखा। देखिए बाबू यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी आपस में जो रिश्तेदार आए थे, तो उनमें से बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो बच्चा है वह पढ़ लिख कर कुछ बने या ना बने, जेंटलमैन जो है वह जरूर बने। और कुछ बने या ना बने उसका काम है कि उससे पूरी आज़ादी रहेगी, यानी कि जेंटलमैन बन जाएगा तो उसका काम क्या है कि उसके पूरा जो है आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस जो उत्तर जो सुनते ही अपने शिष्ट पर यानी कि अपने विचार पर क्या तो व्यंग रह गए। फिर बोल रहे हैं कि व्यंग एटकर रह गए। तभी जो है वह बाहर से कुछ यानी कि शोरगुल यानी कि नॉइज जो है ना क्रिएट हो रहा था, यानी कि आ रहा था। तो सेन साहब जो है वह उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी उन्हें जानने की इच्छा प्रकट हुई। तो जो उनके जब वहाँ से देखिए आपके घर अगर ढेर सारे रिश्तेदार आए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप ही वहाँ से उठकर चले जाइएगा तो वहाँ तो रिश्तेदार भी चले जाएंगे। इसी बोल रहा है कि सेन साहब वहाँ से उठकर चले गए। अब बाहर जो है ना वह लड़ाई हो रहा था। लड़ाई किससे? तो खोखा से। खोखा जो था वह एक जो औरत थी ना उससे उलझ रहा था, कुछ बहस कर रहा होगा। यानी कि 5 से 6 साल का यानी कि बच्चा खड़ा था, जिसका नाम क्या था? खोखा। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए बोला है कि औरत के पास एक 5 से 6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही, क्योंकि बच्चा बार बार यानी कि सोफर की जो सोफर का मतलब क्या है, यानी कि सेन साहब की कार है उसी का नाम क्या है? तो सोफर। एक मार्क्स में यानी कि कई बार पूछा गया है। सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत जो है वह सहम गई। सोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर
अदब के साथ कहा, देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी जो है वह गंदी यानी कि हो जाती, मैंने मना किया, लोग जो है वह कहने जा जा, मैंने इसे पकड़कर जो है वह अलग यानी कि कर दिया। इस पर यानी कि जो है ना औरत जो है उससे दो यानी कि भड़कने दौड़ी। देखिए इस पर क्या बोल रहा है कि जो बाहर में यानी कि जो शोरगुल हो रहा था ना, वहाँ औरत जो है ना एक पास में एक 5 से 6 साल का यानी कि बच्चा यानी कि बाहर खड़ा था, जिससे वह औरत जो है वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा जो था ना वह बार बार यानी कि जो शोफर था यानी कि जो कार है ना, कार की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर जो औरत जो है ना सहम गई यानी कि डर गई। सोफर ने यानी कि सेन साहब की ओर यानी कि बढ़कर जो है अदब के साथ कहा, यानी कि सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। सोफर जो होता है ना जो कार चलाता है तो उसका जो ड्राइवर होता है तो उसका नाम क्या होता है, तो सोफर। तो सोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर एक अदब के साथ कहा, देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी जो है वह गंदी हो जाती है, मैंने मना किया तो लगा यानी कि कहने जा रही है कि मैंने तो इसे पकड़कर अलग किया। यानी कि जो सेन साहब है ना उसको यानी कि सब कह रहा है, देखिए यहाँ मालिक जो है ना उसको माना किए मदन के, मदन नहीं माना। देखिए तो जो कहने लगा जा जा, मैंने तो मदन को पकड़कर यानी कि अलग किया, यानी कि सेन साहब से बोल रहा है कि तो यानी कि सोफर बोल ड्राइवर बोल रहा है, इस पर मुझको मारने दौड़ा। देखिए इस पर जो है ना मदन को बोल रहा है, मदन तो बेचारा छोटा सा यानी कि गरीब परिवार का लड़का था, तो उसको बोल रहा है कि सोफर क्या बोल रहा है कि मदन तो मुझको इस पर मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर जो है ना खाम खाम यानी कि मुझसे उलझ रही है। और फिर बोल रहा है यानी कि जो सोफर है झूठ सच बोल रहा है कि जो मदन जो है ना हम पर यानी कि मारने दौड़ा, अब उसकी माँ भी जो है आकर खाम खाम मुझसे यानी कि बहस कर ही उलझ रही है, यानी कि सेन साहब से बोलते हैं। देखिए मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, बोला है कि जो मदन की जो माँ है ना वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के यानी कि सटे होठों से देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयंत्र यानी कि कठोर स्वर में कहा, देखिए बोल रहा है कि जो मदन की जो माँ थी ना वह सेन साहब से कुछ यानी कि कहना चाहती थी, परंतु सेन साहब इतना यानी कि गुस्सा में आ गए थे, उसके जो होठों से देखकर चुप रह गई। कौन? यानी कि मदन की माँ। सेन साहब ने बड़े यानी कि सेंट बने कि बहुत यानी कि आवाज में एकदम कठोर यानी कि स्वर में कहा। क्या कहा यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से कहा, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना फिर वह ऐसी हरकत ना करे। देखिए तो एक तेज आवाज में क्या कहें, तो जो यानी कि सेन साहब जी थी ना एक तेज आवाज में कहा, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत दोबारा ना करें। यानी कि देखिए यहाँ से बोले कि हाँ तो मदन की माँ अपने बच्चों को जो है ना वह बाएं यानी कि घुटने से निकलते हुए खून को यानी कि पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद यानी कि धकेल दिया था, जिससे जो मदन बेचारा गिर गया था, उसके जो पैर में हल्का चोट लगा था जिससे वह खून निकल रही थी। लेकिन एक मालूमी किरानी के बेटे ने सेन साहब के, देखिए यहाँ से देखते हैं तो बोल रहे हैं कि जो सेन साहब यानी कि जो खोखा की यानी कि मदन की माँ अपने बच्चों के जो बाएं घुटने से जो निकलते हुए खून को यानी कि पोंछती हुई चली जा रही थी, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह यानी कि मदन गिर गया था। लेकिन एक मामूली किराने यानी कि बेटे सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की जो आवाज यानी कि सुनकर सेन साहब जो लपक कर सोफर पे दौड़े और लोग यानी कि सीढ़ियां से उतर गए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो गरीब का जो बच्चा यानी कि मदन था, तो उसमें जो अपने उसकी जो माँ थी ना तो मदन को वह ले जा रही थी, तो उसको घुटने से जो है खून निकल रही थी, पोंछती थी। ड्राइवर ने यानी कि जो सोफर था ना वह शायद यानी कि मदन को ढकेल दिया था।
और वह जो मदन गिर गया था, लेकिन एक मालूमी यानी कि किराने के बेटे यानी कि सेन साहब के जो ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उससे यानी कि चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है? देखिए यहाँ अमीर और गरीब में यानी कि बात की जा रही है। अगर देखिए मदन गरीब है तो उसकी माँ सोच रही है कि एक मालूमी जो किरानी के बेटे सेन साहब हैं उसका ड्राइवर धक्के दे दिए तो क्या दिक्कत हो गया। देखिए यहाँ तो ऐसा बात हो रहा है यानी कि अमीर का यहाँ वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक इसी वक्त यानी कि मोटर जो कार है ना उसके पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। क्या सुनाई दी? देखिए वो लेकिन ठीक इसी वक्त यानी कि मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब जो लपक कर यानी कि दौड़कर यानी कि शोफर भी दौड़ा यानी कि जो ड्राइवर है ना वो भी दौड़ा और लोग जो है वह सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी यानी कि गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब का यानी जो है ना खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ यानी कि डांट रहे हैं और मोटर की पिछली जो बत्ती का जो लाल यानी कि शीशा जो है वो टूट कर यानी कि चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को यानी कि संबोधित करते हुए कहा। देखिए अब उसी यानी कि जो मोटर कार को यानी कि मदन छू रहा था तो उसका जो जो यानी कि शोफर था वह धक्का दे दिया था जिससे मदन को चोट आ गई थी। और यानी कि जो खोखा है ना तो उसको खट खट आवाज कर यानी कि पीट रहा है यानी कि किसको? तो कार को। तो जैसे ही यानी कि सब लोग यानी कि सुनते हैं खट खट की आवाज़ तो सभी लोग यानी कि दौड़कर आते हैं। सेन साहब लपक कर यानी कि शोफर की ओर दौड़ा, शोफर भी दौड़े और लोग जो है ना वह सीढ़ी से उतर ही रहे थे कि गाड़ी की ओर चले तो सभी ने देखा कि सेन साहब जो है ना वह खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ वह डांट रहे थे, उसे मना कर रहे थे कि मोटर जो है ना मोटर का जो पिछला यानी कि जो लाल जो इंडिकेटर जो होता है ना उसका शीशा जो है वह चकनाचूर हो गया था। सेन साहब के जो मित्र थे ना उसे संबोधित करते हुए कहा। जो सेन साहब अपने मित्रों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं यहाँ से देखिए, करते हुए कहा कि देखिए आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है। देखा आप लोगों ने जो खोखा जो है वह बड़ा यानी कि शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे जो हरदम यानी कि पड़ा रहता है उसके कल पुर्जों में इसे अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के यानी कि अंदर क्या है। सेन साहब को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेन साहब अपने मित्रों के साथ वह संबोधित करते हुए कहा कि देख रहे हैं आप लोग बड़ा जो कासू जो है ना वह बड़ा शरारती हो गया है। मोटर के पीछे जो है वह हरदम यानी कि पड़ा रहता है। उसके जो कल पुर्जों में जो भविष्य है ना उसको अभी से ही इसको दिलचस्पी है और आगे चलकर वह इंजीनियर बनेगा। क्या बताऊं, शायद यानी कि जो कासू है वह यही देखना चाहता था कि जो यानी कि जो इंडिकेटर जो लाल जो यानी कि लाइट है ना उसके अंदर यानी कि क्या है इसी को वह देखना चाहता था। तो सेन साहब खोखा को जमीन पर यानी कि गोदी से उठाकर नीचे रख दिए और अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर यानी कि ले चले। और कहाँ चले? तो अपने दोस्तों के साथ वह कार की ओर जो है वह ले चले। देखिए अब यहाँ से उन्होंने अपने मित्रों की भाव यानी कि उन्होंने अपने मित्रों की भाव यानी कि भागिमा देखी नहीं। देखते भी थे तो कुछ यानी कि समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर यानी कि रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्कर यानी पर आ गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की जो हालत में यानी कि खड़े हो गए। टायर बिल्कुल जो है वह यानी कि टायर जो है वह बिल्कुल बैठ गया था। देखिए बाबू यहाँ से आपको यानी कि स्लाइड का यानी कि मतलब समझाया जा रहा है कि उन्होंने यानी कि अपने मित्रों के भाव यानी कि भगिमा देखी नहीं सेन साहब ने।
देखते भी थे तो कुछ यानी कि समझ पाते थे। इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और यानी कि सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े। बोल रहे हैं कि जो सेन साहब जी ने अपने यानी कि मिस्टर के पास पहुंचे और यानी कि नमस्कार कर उनका जो दरवाज़ा है ना वो खोलने के लिए बढ़े, फिर वहाँ ही रुक गए। उनकी जो निगाह है ना वह अचानक अगले चक्के पर आ गई थी। कहाँ? तो उनकी जो कार जो थी ना यानी कि गाड़ी उसके चक्के पर आ गई थी। किसकी निगाह? तो यानी कि सेन साहब की निगाह। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा कि परेशानी की जो हालत में यानी कि खड़े हो गए हैं। टायर जो है ना वह बिल्कुल बैठ गया था। यानी कि इसका मतलब है कि जो टायर का जो हवा होगा ना वो कांसू यानी कि जो कांसू यानी कि जिसको खोखा भी कहते हैं वह निकाल दिया होगा। ऐसा यानी कि हरकत जो है ना वो वही तो करता है। देखिए यहाँ से हो गया बाबू। शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे यानी कि बढ़ आए और यानी कि कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो यानी कि नहीं हुआ कि कांसू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों की भी देख लो और यानी कि पंप ले आकर यानी कि हवा उसमें भर दो और हाँ कुर्सियाँ जो है वह लॉन में लगवा दो। दो तक हम यहाँ बैठते हैं। बोले कि तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर एक कार का चक्का यानी कि चक्कर यानी कि लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर भी जो है वह चक्के यानी कि पंचर हैं। देखिए यानी कि स्लाइड का यानी कि मतलब बताते हैं। देखिए तो इस स्लाइड का मतलब बताया जा रहा है कि शायद जो है वो पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे यानी कि बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले कि कहीं ऐसा तो यानी कि नहीं है कि कांसू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों की भी देख लो और पंप लेकर यानी कि हवा भर दो। हाँ कुर्सियाँ जो है ना वह लगवा दो। कहाँ? तो लॉन में। तब तक यानी कि हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर एक कार का जो चक्का यानी कि लगाकर यानी कि सूचना दी कि दूसरी ओर जो है ना पिछले चक्के जो है ना क्या है कि यानी कि पिछले चक्के की भी जो हवा है वह निकल गई है। यानी कि ड्राइवर ने बाबू यहाँ सूचना दी कि पिछले चक्के की भी जो हवा है वह निकल हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चल गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी यानी कि संकुशल भी थी और वह अपने और यानी कि पत्रकार महोदय के परिवार के यानी कि साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां में बैठकर यानी कि बातें करते थे। देखिए बोल रहे हैं कि पिछले चक्के की भी जो हवा निकाली गई थी, काम तो बाबू कासू का ही होगा यानी कि ऐसा मालूम पड़ा। इधर ही यानी कि खेल रहे थे। सोफर ने यानी कि जो ड्राइवर था उसने बताया और यानी कि पंप लाने जो है वह चला गया। मुखर्जी साहब की जो गाड़ी यानी कि संकुशल थी यानी कि बढ़िया थी। बोले कि जो यानी कि मुखर्जी यानी कि जो साहब थी ना उसका तो गाड़ी यानी कि संकुशल थी, बढ़िया थी और वह अपनी जो है ना वह पत्रकार महोदय के परिवार के साथ वह चलते बने यानी कि जा रहे थे। सेन साहब और जो मिस्टर सिंह ने यानी कि लॉन की कुर्सियां पर यानी कि बैठकर जो है ना वह आपस में बातचीत यानी कि कर रहे थे। आपस में क्या करते थे? बातचीत यानी कि कर रहे थे। देखिए बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की यानी कि हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत यानी कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इस हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता कि यानी कि जो इंजीनियरिंग बोले कि हाँ इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है, इसीलिए बोले किसी लिए तो इस तरह के यानी कि हरकत कर रहा है तथा दूसरी यानी कि बेमतलब की बातों में होती रही। देखिए जो कांसू बाबू था वह कभी यानी कि पंचर टायर को करता था तो कभी गाड़ी को यानी कि फोड़ देता था। तो उसके यानी कि ऐसी जो बातों को सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाई कि कांसू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और यानी कि मौका मिलते ही जो शरारत
कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी जो यानी कि इन हरकतों को देखकर यह साफ साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसका जो दिलचस्पी है, और बोलते थे सेन साहब कि जो आगे चलकर इंजीनियरिंग बनेगा वह इंजीनियर बनेगा। इसी तरह की दूसरी जो है वह बेमताल की बातों में यानी कि होती रही, यानी कि होती रही जब तक कि चकों में पंप नहीं यानी कि हो गया हो। मिस्टर सिंह यानी कि रुखस्त नहीं हो गए। बोले हैं कि सेन साहब यानी कि अंदर लौटे तो बोले हैं कि बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को उनकी यानी कि फैक्ट्री में किरानी था, और आहते को एक कोने में यानी कि बोले हैं कि हाँ आउट हाउस में ये रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने यानी कि सिर यानी कि झुकाकर यानी कि खड़ा हो गया, जैसे यानी कि खन में यानी कि जर में कैदी हो। देखिए बाबू यहाँ बोल रहा है कि इसी तरह जो दूसरी बेमताल में यानी कि बातचीत हो रही थी, जब तक कि चका में पंप जो है वह नहीं यानी कि हो गया हो। और मिस्टर जो सिंह थे ना वह यानी कि रुखसत नहीं हो गए थे, यानी कि जो मिस्टर सिंह थे ना वह रुखसत यानी कि चुपचाप नहीं हो गए थे। सेन साहब अंदर जैसे ही लौटे तो बेरा को यानी कि जो बेरा था ना उसको मदन के पिता यानी कि गिरधर लाल को उनकी फैक्ट्री में जो किरानी थी, आपसे पूछ देगा कि जो गिरधर लाल जो क्या थे, तो सेन साहब की जो फैक्ट्री था ना उसमें वह क्या थे, तो वह कलर के पद पर थे। एक नंबर में पूछता है बाबू, ठीक, इसको देख लेना है। मदन के पिता यानी कि गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, और उन्हें आते के एक कोने में, कहाँ, एक जो बरांडे था उसको एक कोना में जो आउट हाउस यानी कि रहता था, उसे बुला लाने के लिए हुक्म दिए सेन साहब। गिरधर लाल फिर आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखिए बाबू, गिरधर लाल जो आया और गिरधर लाल आकर क्या किया, नहीं, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर वह खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जो है वह जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी ब्लेस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर लाल। देखिए जो सेन साहब के सामने जो गिरधर लाल है ना वह आया और सेनों के सामने जो सिर को झुकाकर इस तरह से खड़ा हो गया कि जिस तरह से जो कैदी होते हैं वह जुर्म में खड़े हो जाते हैं जज के सामने। सेन साहब ने ठंडी ब्लेस आवाज में कहना शुरू किया, क्या किया था कि देखो गिरधर, जस्ट ए सेकेंड टू 1 मिनट बचो। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। प्लीज कंस्टेंट होकर पढ़िए, आपको एक एक कहानी एकदम माइंड में सेट कर दूंगा। देखिए कि मदन आजकल बहुत यानी कि खोखा हो गया है, यानी कि सेन साहब बोल रहे हैं कि जो मदन है वह आजकल यानी कि बहुत खोखा हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी यानी कि भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, यानी कि मना करने पर ड्राइवर को यानी कि मारने दौड़ा, और यानी कि मेरे सामने भी यानी कि डरने के बदले उसकी यानी कि ओर झपट रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और यानी कि डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी हाँ कह देता है। सेन साहब का यानी कि भाषण जो है वह जारी था, उसकी जो हालात यानी कि क्या होती है तुम देखिए बाबू। इसका जो स्लाइड का सीधी और मतलब है कि मदन जो है ना वह आजकल यानी कि खोखा यानी कि कांसू बन गया है। मैं तुम्हारी और उसकी यानी कि भलाई चाहता हूँ। कौन कहता है, तो यानी कि गिरधर लाल यानी कि सेन साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी यानी कि मदन को और यानी कि गिरधर लाल दोनों को यानी कि भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया है वह अलग है, माना करने पर ड्राइवर को वह मार दौड़ता है। यानी कि सेन साहब गिरधर को बोल रहे हैं कि जो आपका यानी कि जो लड़का है वह गाड़ी को गंदा किया है, और माना करने पर वह यानी कि ड्राइवर को ही मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी जो है वह झपटता रहा। बोले कि मेरे सामने भी जब आया आपको लड़का तो झपटते रहा। ऐसे ही जो लड़के होते हैं ना बाबू, यानी कि आगे चलकर यानी कि गुंडे, चोर और यानी कि डाकू बनते हैं।
यानी कि गिरधर लाल कभी कभी जो था ना वह जी हाँ कह देता था। सेन साहब का जो भाषण जो है वह जारी था, उसकी जो हालत क्या थी। देखिए इसका यानी कि मतलब समझते हैं। तो हो गया वो, यहाँ से देखते हैं। जानते ही हो उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी यानी कि बात। तो हम लोग का यानी कि देखना था इस पॉइंट से, जहाँ यानी कि हम लोग का पिछले ही यानी कि कुछ छूट गया था। देखिए बोल रहा है कि मदन जो है ना आजकल बहुत खोखा हो गया है, यानी कि खोखा की तरह हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी यानी कि भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया है वह अलग बात है, मना करने पर ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ता है और मेरे सामने से भी डरने के बदले उसकी ओर जो है वह झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और यानी कि डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जो है ना वह जी हाँ कह देता था। सेन साहब का भाषण जो है ना वह जारी था, उसकी हालात जो है वह क्या होती है। देखिए यहाँ से इस स्लाइड का यानी कि जो मतलब बताया जा रहा है कि जो मदन एक जो है वह गरीब का लड़का है, जो खोखा है एक अमीर का लड़का है। तो मदन का जो है ना वह किससे तुलना किया जा रहा है, उस अमीर से तुलना किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो मदन जो है ना वह आजकल कासू यानी कि खोखा हो गया है। और मदन से उसका सेन साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी और उसकी जो है वह भलाई चाहता हूँ। पर बात यह है कि जो मदन को बोल रहे हैं सेन साहब कि गाड़ी को तो गंदा कर ही दिया, पर अलग बात है, पर मना करने पर भी जो वह ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ता है और मेरे सामने से भी डरने की बदले उसकी ओर जो है कस के झपटता है। ऐसे ही जो लड़के जो होते हैं आगे चलकर वह डाकू चोर बनते हैं। तो जिसमें गिरधर लाल जो है ना वह गरीब बेचारा आदमी था ना, तो वह बोल देता था कि हाँ जी हाँ सही बात है, क्योंकि उसी का कंपनी में ही काम करता था क्लर्क के पद पर। अगर नहीं कहता तो हाँ उसका वरना कंपनी से निकाल देता। तो सेन साहब जो है ना उसका भाषण जो जारी था, देखते हैं और आगे से देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो सेन साहब का भाषण जो है वह जारी था, उसकी हालात क्या होती है। तुम जानते ही हो उसे संभालने की कोशिश करो, यानी कि सेन साहब बोल रहे हैं कि उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा यानी कि नहीं होगा। तुम जा सकते हो, इतना कहकर यानी कि सेन साहब बोल देते हैं कि तुम जा सकते हो। देखते हैं यहाँ से देखिए उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते ही मदन के चित्कार के सोने का जो आरामदेह श्यानगर गूंज गया। आराम में खलखल पड़ने से कुछ यानी कि झुलाकर पिता ने सेन के धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर तुम खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को यानी कि बिगाड़ दिया है। मदन की यही दावा है। मेरी तो तबीयत ठीक हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि उस रात जो है ना वह गिरधर लाल के क्वार्टर से आते ही मदन के चित्कार कि सेनों का यानी कि आरामदेह जो है ना वह श्यानगर गूंज गया। जब गिरधर लाल जो है वह यानी कि सेन साहब के क्वार्टर में काम कर रहा था, तो जैसे ही क्वार्टर में यानी कि गिरधर लाल आया ना, तो मदन के चित्कार के सेनों का यानी कि आरामदाह यानी कि मदन के बारे में कुछ यानी कि सेन साहब उसके बारे में बात करने लगे कि मदन जो है वह आपका लड़का वह बिगड़ गया है। आराम में वह खलखल पड़ने से जो है ना कुछ यानी कि झुलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। बोले कि जो सेन साहब थे अपने पत्नी से वह समझदारी के बारे में बात कही। गिरधर तो खुद यानी कि समझदार बेचारा आदमी है, उसकी बीवी जो है ना उसकी बीवी ने ही यानी कि मदन को बिगाड़ दिया है, यही दावा है। जो
जो सेन साहब यानी कि अपने घर जाकर कह रहे थे कि जो मदन को यानी कि बिगाड़ दिया है कौन, तो यानी कि मदन को उसकी माँ ने ही बिगाड़ दिया है। मेरी तो तबीयत जो है वह ठीक हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूँ। जो सेन साहब की जो बीवी है वह क्या बोल रही है कि मेरी तो तबीयत जो है ना, वह तबीयत ही यानी कि मेरी तबीयत हुई थी, तबीयत खराब हुई थी, नहीं तो कम वक्त यानी कि खाल उधेड़ दूंगा। गिरधर ने ऐसी कड़ाई यानी कि जारी रखा तो शायद जो है वह ठीक हो जाए। सेन साहब बोल रहे थे गिरधर जो है ना वह ऐसी अगर कड़ाई कर दे मदन पर ना, तो मदन जो है कहीं ठीक हो सकता। अगर इतनी कड़ाई से अगर बात करेगा कि मैं कमबख्त, मैं खा तुमको उधेड़ दूंगा, अपने बेटे को कोई अगर पिता ऐसे बोलेगा तो लड़का सुधर जाएगा, बात जाहिर सी है। देखिए बोले कि स्पेयर द रॉड एंड यानी कि स्वाइल द चाइल्ड, बोले कि स्पेयर द रॉड एंड स्वाइल द चाइल्ड, इस जो है ना वह लिखा जा रहा है। देखिए तो बोला है कि माता सेन की नींद जो है ना वो चट गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की कबक पर यानी कि सीख आ रही थी। माता जो थी ना वह सेन साहब के नींद यानी कि उचट गई थी, यानी कि नींद जो है उड़ गई थी। उन्हें मदन की जो कतर यानी कि चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की यानी कि बकबक पर यानी कि खिज आ रही थी। देखिए मदन जो है ना उसका पिटाई हो रहा था, उसके जो पिता यानी कि गिरधर जो लाल था ना उसको पूरा यानी कि मारा था, जिससे यानी कि चिल्लाहट की आवाज़ हो रही थी। तो ज़्यादा यानी कि अपने पति की यानी कि बकबक पर यानी कि यानी कि खिज आ रही थी। देखिए यहाँ से होता है, लेकिन देखिए बाबू यहाँ से, लेकिन उन्होंने भी अपनी यानी कि खींच मदन पर यानी कि उतार दी। कि यहाँ होना चाहिए था खींच, लेकिन उन्होंने यानी कि बोला जा रहा है कि जो गिरधर लाल है ना अपनी जो खींच किस पे उतार दी, तो यानी कि मदन पर ही उतार दी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त यानी कि रोदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिकसिकियाँ यानी कि सोने की श्यामनगर तक नहीं पहुंच सकती थी। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सेन साहब के जो लोग हैं ना उसके घर वाले बोल रहे हैं कि जो कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है मदन। जब मदन का पिटाई हो रहा था उसके यानी कि पिता गिरधर लाल उसे मार रहे थे, तो जो मदन है ना वह चिल्ला रहा था। तो उसके बगल में ही घर था यानी कि सेन साहब का। तो उसकी जो परिवार लोग बोल रहे थे कि कैसे कौवे की तरह जो है ना वह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी यानी कि करता फिरता है। मदन का आर्त जो है ना वह रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियाँ सेने की यानी कि श्यामनगर तक पहुंच सकती। जितना वो रोता गाता था ना सब श्याम यानी कि सेन साहब के खिड़की तक वहाँ पहुंचती थी। देखिए श्यामनगर तक नहीं पहुंच सकती थी। हाँ यहाँ से देखिए, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला सा हो गया। मतलब कि दूसरे दिन जो है ना बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की यानी कि बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में जो मदन पड़ोसियों के यानी कि आवारागर्द यानी कि छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी यानी कि तबीयत जो है वह मचल गई। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए यानी कि ललक गया। यानी कि 1 मार्क्स में ही आपको पूछ सकता है कि जो हंस जो है वह कौवा के जमात में शामिल होने के लिए किस तरह से लग गया। तो आपको इसको बारे में फुल एक्सप्लेनेशन को लिखना होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन जब दूसरे दिन का हुआ कि बिल्कुल यानी कि बेढब हो गया, जो मामला जो है उल्टा हो गया। शाम के टाइम में जो मदन जो है वह खेलता कूदता यानी कि खोखा जो है ना वह बंगले के आहते की यानी कि बंगल वाली में जा निकला। तो खोखा भी जो है ना कहाँ निकला, तो यानी कि बंगले के कोई एक आहता है ना जहाँ खेलने कूदने का, वहाँ यानी कि जा निकला। और वहाँ पर यानी कि धूल में
जो मदन जो था ना पड़ोसियों के यानी कि आवारा जो लड़कों के साथ वह लट्टू यानी कि नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी यानी कि तबीयत सी मचल गई। हंस जो है वह कौवा की जमात में शामिल होने के जो लिए है ना वह लग गया। देखिए यहाँ से देखते हैं। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ यानी कि मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी सीखेंगे यानी कि हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास ऊन नहीं थी, बोले कि दूसरे लड़कों को कोई खास ऊन नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके यानी कि अपमानित प्रताड़ित यानी कि लीडर मदन को यह बात जो है वह कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने खेलने वाला। देखिए इस स्लाइड का जो मतलब है ना, इसमें बताया जा रहा है कि लेकिन यानी कि जो खोखा जो था वह आदत से लाचार था। उसने बड़े यानी कि रोब के साथ मदन से कहा, हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ। दूसरे यानी कि लड़कों को कोई जो है वह खास मौका उसमें खेलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ तो लड़ा था। पर उनके जो अपमानित यानी कि प्रताड़ित यानी कि लीडर मदन यानी कि मदन को यह जो बात जो है ना वह कब मंजूर हो सकती थी, उसने छूटते ही जवाब दिया। मदन जो है ना उससे कम भी नहीं था। जैसे ही यानी कि मदन कांसू बोला कि हम भी खेलेंगे, तो उसमें जो अति खोक यानी कि मदन भी बोला है कि हाँ, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने खेलने वाला। देखिए यहाँ से है खेलने वाला आया है, खेलने वाला है भी लट्टू तेरे जा। इतना जो है मदन बोलता है भी लट्टू तेरे जा। अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कांसू तैश में आ गया, यानी कि कांसू जो है वह गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर यानी कि अपनी बहनों पर यानी कि हाथ जो है वह चला देता था, यानी किसी को भी वह आसानी से वह मार देता था, यानी कि घर के सभी परिवार पर। और क्या मजाल कि उसे कोई यानी कि कुछ कर दे। उसने आव न देखा न ताव, मदन को एक जो है वो घूंसा कस के यानी कि रसीद कर दिया, यानी कि मदन को कस के वह एक यानी कि होरा लगा दिया। देखिए यहाँ देखते हैं, मदन को यानी कि एक होरा जो है वह कस के यानी कि लगा दिया। चोर गुंडा और डाकू होने वाला मदन भी यानी कि मानने वाला कम था। वह झट कांसू पर टूट गया। मदन जो था ना वह कम नहीं था, वह भी यानी कि कांसू पर जो है वह टूट पड़ा। दूसरे लड़कों जरा हटकर इस यानी कि द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। जितने भी जो लोग थे ना दूसरे यानी कि आसपास के लोग, वह दोनों लोग यानी कि जो मदन और कांसू जो लड़ रहे थे आपस में, इन दोनों का इनकी लड़ाई जो है ना सभी लोग देख रहे थे और मजा लेने लगे हैं। लेकिन यह लड़ाई यानी कि हड्डी और यानी कि मांस की बगले के पीले और यानी कि गली के कुत्ते की लड़ाई थी। और बोला जा रहा था कि लेकिन यह जो लड़ाई है ना वह हड्डी और यानी कि मांस की बंगले के पीले और यानी कि गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई करती है तो कांसू बोले कि जो आहते में यही लड़ाई हुई करती है तो कांसू शोर हो जाता है। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ यानी कि जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ है, उन्हें न तो अपनी यानी कि दुर्दमनीय लीडर की यानी कि मदद की, न अपने माता पिता के यानी कि मालिक के लाडले की। देखिए
यहाँ बोला जाता है कि वहाँ से 1 मिनट के बाद ही जो खोखा जो था ना वह रोता हुआ घर चला जाता है। ऐसा ही जाना जाता है कि महल और यानी कि झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जो है वह महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोंपड़ी वाले उनकी मदद यानी कि मांगने अपने खिलाफ ही यानी कि करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी जो अकल कहाँ है, उन्होंने न तो अपनी यानी कि दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के यानी कि मालिक के लाडले की। देखिए यहाँ से, हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही यानी कि सहमते हुए तीतर बीतर हो गए। बोले कि लड़ाई खत्म होने जाने पर तुरंत ही जो सहमते हुए तीतर बीतर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर यानी कि घूम रहा था, यानी कि इधर उधर मारा गया, मारा फिरता था रहा। फिर भूख जब लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा, यानी कि धीरे धीरे जो है अपना घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, बोले कि मदन के लिए रोज मार खाता था तो उसके लिए मामूली जो है वह बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी यानी कि ज़्यादा ही होगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद तुरंत ही यानी कि सहमते हुए सब कुछ तितर बितर हो गए, यानी कि सब को यहाँ वहाँ चले गए। मदन जो है ना वह घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही यानी कि कहाँ है, कहाँ रहेगा, 8-9 बजे तक इधर उधर यानी कि मारा घूमता फिरता रहा। फिर जब मदन को भूख लगी तो गली के दरवाजे से वह आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे घर में घुसा। उसके लिए यानी कि जो मार खाना मामूली बात थी, डर तो यही था कि जो आज जो है ना मार सब दिनों से यानी कि काफ़ी ही ज़्यादा यानी कि पावरफुल होगी। देखिए, लेकिन उपाय ही क्या था, बोले कि लेकिन जो है ना उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरों से यानी कि बातचीत की आवाज़ यानी कि आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश यानी कि करने लगा। उसे बड़ा सका। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि लेकिन उपाय जो है वह बचने के लिए क्या था, वह सबसे पहले रसोई घर में घुसा, माँ वहाँ नहीं थी। बगल के जो सोने वाले जो कमरा में बातचीत की आवाज़ जो आ रही थी, उसने इत्मीनान के साथ यानी कि भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत जो है ना वह सुनने की कोशिश करने लगा, यानी कि मदन। फिर देखते हैं यहाँ से क्या है। बोले कि उसे बड़ा सका। उसके बाबू यानी कि मदन के जो पिताजी यानी कि गिरधर लाल गरज तरज यानी कि नहीं कर रहे थे, गरज नहीं रहे थे, गरज यानी कि हाला गुलाल नहीं कर रहे थे। ऐसे तो मदन पर यानी कि गुस्सा ही दिन रात करते थे, कुछ भी यानी कि गलती काम करता था मदन तो गिरधर लाल मार ठापे यानी कि खूब बहुत मार मारते थे। लेकिन उसके बाबूजी गरज तरज जो वह नहीं रहे थे, चुपचाप थे। उसकी अम्मा ने यानी कि कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुना यानी कि नहीं, तो उसके बाबू ने यानी कि झलाकर कहा, अरे भाई बतलाए तो, यानी कि साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान जो है वह छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, और जो अपनी जो तनख्वाह है ना वह यानी कि ऑफिस से यानी कि ले लेना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उसके जो बाबूजी जो थे ना वह आज जो वह गरज तरज यानी कि हाला गुला नहीं कर रहे थे। उसकी जो अम्मा ने कोई अगर बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं थी, यानी कि सुन नहीं थी, तो उसके बाबू ने मदन के पिता ने झलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने यानी कि सेन साहब ने सिर्फ आज यही कहा है कि आज से तुम्हारी जो है वह कोई ज़रूरत नहीं है,
कल से मकान छोड़ देना और अपनी जो तनख्वाह है ना वह ऑफिस से जाकर ले लेना। देखिए, तनख्वाह ऑफिस से जाकर ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती यानी कि तो सुनने की कोशिश भी करता। वह बोले कि वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरह सोने के लिए गया। जैसे ही जाता है तो वहाँ एक लोटा होता है, उससे के पैर से लगता ही जो लोटा है वह गिर जाता है, और जो लोटा जैसे ही गिरता है तो जो उसका आवाज़ जो होता है ना पूरे घर में गूंज जाता है। जो यहाँ जो है ना पार्ट यानी कि 1 जो देख लिए हैं, यानी कि पार्ट 2 हम लोग इसके बाद जो है ना देखेंगे। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखें, जो आजकल के लिए एक खास यानी कि समझने वाला प्लेटफॉर्म है। जो आप अगर कंस्टेंट होकर समझिएगा तो फुल ऑफ यानी कि 110% आपको चांस है कि माइंड में सेट हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार एकदम स्किप कर बिना किए एकदम देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ अगला वीडियो के साथ, जो पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। देखिए, पार्ट 2 यानी कि लेकर हम इसी यानी कि लेक्चर में आ गए हैं। सोचिए कि काहे ला यानी कि ज़्यादा लेक्चर को बनाना है, इसी हम यानी कि लेक्चर में आपको एकदम समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता यानी कि लेकर चल रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए द यूनिवर्स विजन क्लास को एकदम सब्सक्राइब करके ही यानी कि आपको रखना ही होगा। चलिए यहाँ तक पार्ट नंबर 2 हम लोग यानी कि देखना स्टार्ट करते हैं बाबू, जो एक यानी कि अच्छा यानी कि लेवल लेके जाएगा। आपको एग्जाम में जो है ना वो अच्छा यानी कि 90 जो है ना 9% तक आपको यानी कि बेहतर करेगा। आप भी यानी कि हिंदी में जो है ना वो 100 ला सकते हैं, इसी यानी कि बैच से आप जुड़ कर पढ़ते हैं तब। देखिए यहाँ सब पार्ट 2 में यानी कि हम देख रहे हैं। देखिए, शोर हो जाता है। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह यानी कि रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और यानी कि झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर यानी कि महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल यानी कि उन्होंने कहाँ है। उन्होंने न तो अपनी यानी कि दुर्दमनी लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के यानी कि मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही यानी कि सहमते सब यानी कि आपस में एक दूसरे से हट जाते हैं। देखिए यहाँ से देख लिए थे हम लोग यानी कि पिछला यानी कि लेक्चर में देख लिए थे, और मैं आगे करके देखता हूँ। देखिए यहाँ से लड़ाई जो है वह ख़त्म होते ही, देखिए बाबू आपका जो यानी कि माइंड जो है ना कंस्टेंट होना चाहिए, शांत दिमाग से आप यानी कि हेडफोन लगा लीजिए और एकदम शांत यानी कि दिमाग से समझिए, आपको फुल जो है ना आपको समझ में आएगा। मैं उसी अंदाज से पढ़ा रहा हूँ कि सोच रहे हैं कि बच्चों जो है ना कमज़ोर हैं, उसी को लेवल से मैं देख पढ़ा रहा हूँ। एक एक यानी कि पॉइंट को ले चल रहा हूँ। अगर बीच बीच में कोई अच्छा पॉइंट आता है तो उसको मैं नोट डाउन करवाने के लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। चलिए, बोल रहा है चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक ही अनुरोध है कि चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड और सभी दोस्तों में शेयर करिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना तैयार होने जा रहा है। देखिए, लड़ाई जो है ना वह ख़त्म हो जाने पर तुरंत जितने भी जो आदमी थे ना वह सब तितर बितर हो जाते हैं, यानी कि सब जो है ना अलग अलग यानी कि चले जाते हैं। मदन जो है वह घर यानी कि नहीं लौटा। मदन जो है ना वह घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही होगा। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा पीटा था। बोला जा रहा है कि मदन जो है ना मदन जो है ना वो 8-9 बजे तक इधर उधर यानी कि घूरा फिरता यानी कि मारा घूराता था, यानी कि घूमे चलता अच्छा इधर होगा, यानी कि जान रहा था कि यानी कि घरे पिटाएंगे। फिर जब भूख लगी तो गली के दरवाजे से जो आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए यानी कि मार खाना मामूली बात थी। डर
था यही कि आज जो मार जो है ना और दिनों से ही यानी कि बुरा होगी। देखिए यहाँ तक तो हम लोग यानी कि देख ही लिए थे, आपको यानी कि रिवीजन हो रहा है। देखिए लेकिन उपाय ही अब क्या था, वह पहले यानी कि रसोई घर में घुस गया। जो मदन था ना, अब तो सोच ही लिया कि अब उपाय जो है वह बचने का क्या ही है। वह सबसे पहले रसोई घर में घुस गया। वहाँ जो है वह मां नहीं थी। बगल के यानी कि सोने वाले कमरों से बातचीत की जो आवाज़ वह आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ जो भर पेट खाना खाया। चलिए यहाँ तक तो मदन को कुछ यानी कि राहत मिला कि उसने घर में गया, वह इत्मीनान के साथ बेचारा मदन भर पेट तो खाना खाया। फिर जो है वह दरवाज़ा यानी कि के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश वह करने लगा। अब जैसे ही अंदर गया तो जो अंदर की बातचीत जो है वह सुनने की कोशिश वह मदन यानी कि करने लगा। उसे बढ़ा सका, बोले कि उसे जो अपना यानी कि बढ़ा सका, यानी जो अपना जो दिल जो है ना उसका यानी कि बढ़ा सका, यानी कि अब उसका धीरे धीरे जो डर जो है वह खत्म हो रहा था। फिर देखिए उसके जो बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं बाबू कि देख लिए थे, प्लस आपको रिवीजन हो रहा ना। यानी कि उसके बाबूजी आज हाला गुला नहीं कर रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई अगर बात पूछी थी जिसे वह ठीक से सुना ही नहीं, तो उसके बाबूजी ने झलाकर कहा, एकदम साफ सुथरा आवाज में कहा, एकदम हंसकर कहा, अरे भाई बतलाया तो सेन साहब ने सिर्फ आज यही कहा है कि आज से तुम्हारी जो है वह कोई ज़रूरत नहीं है। कल से मकान यानी कि छोड़ देना और अपनी यानी कि तनख्वाह जो है वह ऑफिस से जाकर ले लेना। मदन के काम की कोई बात यानी कि नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ यानी कि होती रहती। यहाँ तक देख लेते हैं, तजवीज़ यानी कि होती रहती। तजवीज़ यानी कि होती रहती तो सुनने की कोशिश भी यानी कि करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ यानी कि सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका जो पैर जो है ना, पैर लोटे से यानी कि टकरा गया, यानी कि लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ यानी कि सुन कर जो गिरधर लाल यानी कि बाहर निकल आया। जो गिरधर लाल जो है ना वह बाहर निकल आया। मदन की आमा भी उसके साथ जो आई थी। मदन जो है वह चौकर यानी कि घूमा और मार खाने की तैयार में यानी कि आज छाती को अपने हाथ से बांधकर यानी कि खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर यानी कि स्लाइड का बाबू मतलब यानी कि कहा जा रहा है कि जो तजीब होती रही थी तो सुनने की कोशिश यानी कि मदन भी करता रहा। वह दबे पांव यानी कि धीरे धीरे जो एक बरामदा में रखी जो एक चारपाई के नीचे एक लोटा था, वहां जैसे ही गया तो उसके पैर से जो लोटा है वह गिर गया। लोटे जो है ना वह ठन ठन की यानी कि आवाज सुनकर गिरधर लाल जो है वह बाहर निकल गया। यानी कि लोटा की आवाज सुनकर जो गिरधर लाल वह बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी जो ना उसके साथ ही थी। मदन चौंककर यानी कि पीछे भंगे घूमकर यानी कि मार खाने के तैयार में आ गया। अब जान रहा है कि मेरे पिताजी अब आ गए, अब तो मैं मार यानी खैबे ही करेंगे, क्योंकि उसका मार खाना आम बात था। उसके पिताजी बहुत उसको मारते थे, इसीलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया। मार खाने के लिए यानी कि हाँ देखिए हो गया। बोला है कि हाँ अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया मार खाने के लिए कि हाँ मारिए पिताजी। मदन जानता था कि मुझे मार खाना आम बात है। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों यानी कि पीटता था। बहुत पीटने पर यानी कि रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ गिरधर लाल यानी कि निस्सहाय यानी कि निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भी यानी कि भींच लिए, यानी कि जान रहा है कि आज तो एकदम बहुत ही मार खाएंगे। गिरधर लाल मदन के बिल्कुल पास यानी कि आ गया था। जो गिरधर लाल यानी कि जो मदन के पास यानी कि बिल्कुल आ गया था कि अचानक वह यानी कि ठिठक गया। उसके चेहरे से यानी कि नाराजगी का बादल हट गया। उसके जो चेहरे जो था ना वहाँ से यानी कि जो पिताजी था उसका मदन का यानी कि गिरधर लाल, उसका यानी कि चेहरा से जो है ना वह नाराजगी जो है वह उसका बादल जो है वह हट गया।
उसके यानी कि लप लप कर यानी कि मदनों को यानी कि हाथों से उठा लिया। अपने मदन का जो है ना बेटा उसको यानी कि हाथों से उठा लिया। कौन? तो यानी कि गिरधर लाल। देखिए यहाँ तो इनकी बात ही अब कुछ और हो गया। इनके अपनों हाथों से बांधकर यानी कि खड़ा हो गया मदन की यानी कि मारिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों जो है ना वह पिटाता था यानी कि बहुत मार खाता था। बहुत पीटने पर भी यानी कि मदन यानी कि रोया भी करता था। मगर बहादुरी के साथ गिरधर जो लाल था ना वह निष्ठुरता के साथ मदन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। मदन ने अपने दांत जो है वह भींच लिए। जान रहा है कि आज बहुत यानी कि ज्यादा मार खाऊंगा, आज मेरा हालत यानी कि क्या हो जाएगी। गिरधर लाल यानी कि मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह जो है वह ठिठक गया। उसके चेहरे से यानी कि मदन के यानी कि जो पिताजी गिरधर लाल के चेहरे से यानी कि जो नाराजगी का जो बादल जो है वह हट गया। उसने यानी कि लप कर यानी कि मदनों के जो मदन जो था ना मदन को अपने हाथों से उठा लिया। फिर देखते हैं यहाँ से मदन को अपने हाथों से यानी कि उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को यानी कि देख रहा था। उसे याद नहीं है उसके पिता ने कब से उससे इस तरह का प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी यानी कि बेपरवाही उल्लास और यानी कि गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से यानी कि निकालने जाने पर ही यानी कि मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2 दांत जो है वह तोड़ डाले हैं। जो खोखा के जो दांत है ना वह तोड़ डाले हैं। हाँ 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 हाँ। देखिए अब यहाँ से बोल जा रहा है कि जो मदन जो है वह हक्का बक्का हो गया, अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं है उसके पिता ने कब उससे इस तरह का जो है प्यार किया था कि अगर कभी किया होता तो गिरधर उसके बेपरवाही का उल्लास और यानी कि गर्व से यानी कि साथ यानी कि बोला उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से यानी कि निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2 दांत जो है वह तोड़ डाले हैं। इतना कहकर उसके पिताजी यानी कि मदन बोलते हैं कि हाँ 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 हाँ। देखिए यहाँ जो है बाबू आपका चैप्टर जो है ना 2 यानी कि खत्म हो गया है। यहाँ जो आपको यानी कि चैप्टर जो 2 है यानी कि 20 के दांत क्या हो गया है तो यानी कि कंप्लीट यानी कि हो गया है। अब बाबू इसका जो है ना वह क्या आएगा तो अब यानी कि चैप्टर नंबर 3 आएगा। और इसी तरह से जितना भी गद्य खंड में यानी कि 12 चैप्टर है और पद खंड में यानी कि 12 चैप्टर है, सभी चैप्टर को हम देख लेते हैं यानी कि बुक यानी कि एक्सप्लेनेशन यानी कि स्टोरी। इसके बाद हम जो है ना वह सभी चैप्टर यानी कि गद्य खंड और पद खंड से यानी कि ऑब्जेक्टिव का लाएंगे। और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उसको हम यानी कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लाएंगे प्लस यानी कि हम सब्जेक्टिव के फॉर्म में लाएंगे। और जब वो क्लियर होता है तो यानी कि हिंदी से जितना भी अगर पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड में उसका हम लोग यहाँ PYQ एनालिसिस किया जाएगा। तो आप हमारे साथ यानी कि चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और जितने भी अगल बगल दोस्त हैं तो उनको बोलिए कि द यूनिवर्स विजन क्लास में एक बार यानी कि स्टडी करके देखिए किस तरह से वहाँ क्लास जो है ना अटेंड किया जाता है। इसका जो PDF जो है ना वह टेलीग्राम की चैनल पर अपलोड हो जाती है, वहाँ से आप जाकर यानी कि पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।